तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, अभी हमने जो है हिंदी का एक वीडियो करा था। उसमें हमने जो है वर्णमाला करी थी और वो पूरा जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने पढ़ा दिया था उसमें। देखिए, ये या रा लावा, ये मैंने आपको बताया था कि अर्धस्वर क्या होता है, ठीक है, लुंठित क्या होता है और पार्श्विक क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। चलिए अब अगला करते हैं। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को जो है आप संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। देखिए, ये होते क्या है, ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन क्या है? जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय मुख में घर्षण से ऊष्मा पैदा हो, मतलब रगड़ अगर खा रहे हैं, ठीक है। अगर घर्षण का मतलब होता है कि जो आप बोलते टाइम ना उस शब्द में जो है ना रगड़ खा के वो बोला जा रहा है, यानी उसमें गर्मी पैदा हो रही है, तो ऊष्म व्यंजन को आप संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके होते हैं, आपके बड़ा सा, फिर पेट चिरा सा, फिर स और है, ठीक है। तो ये आपके सारे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है? देखिए, जो बड़ा सा है ये तालव्य या इसे तालु कह लो, बात एक ही है। और पेट चिरा सा जो होता है ये मूर्धन्य होता है। और छोटा सा होता है वर्ष्य, वर्ष्य को कहते हैं दंतमूल या मसूड़ा। यार, उच्चारण स्थान आपको नाम से मत जाओ, ये बस नाम में है। जैसे तालु है, वो जो ऊपर घंटी लटकी रहती है, ठीक है, उसकी सहायता से बोला जाता है बड़ा सा। और है जो है आपका स्वर यंत्र। देखिए, स्वर यंत्र यह है, क्या है ये कंठ के गले के भीतर एक स्थिति होती है, यानी कंपन टाइप का होता है, तो उसे स्वर यंत्र कहते हैं। तो हा का जो उच्चारण स्थान है वो स्वर यंत्र है, ठीक। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से कौन सा जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है। तो आपको अगर पता होगा तो आप लगा दोगे भाई सा, यानी तीनों सा जो होते हैं, बड़ा वाला, बीच का और छोटा वाला और हा, ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन में आते हैं, ठीक। देखिए, अब बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो है डा और ढा होते हैं, ठीक है, डा और ढा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या हैं कि भाई जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। तो मूर्धा मेरे ख्याल से वो वाला पॉइंट है जो ऊपर का हलक वाला पार्ट होता है, उसे मूर्धा कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, तो ऐसे व्यंजन को आप उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलो डा, डा ढा, तो जीभ एकदम से ऊपर जा रही है, एकदम से नीचे जा रही है, ठीक। तो डा और ढा ये हो गए। अब इनका, यानी डा और ढा आपके किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं, ठीक। अब देखिए, अभी ऊपर कहीं अघोष या सघोष लिखा था, वो मैंने आपको नहीं बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अघोष और सघोष क्या होते हैं, ठीक। ये तो हमने उच्चारण स्थान बता दिया कि भाई कौन तालु से है, कौन कंठ से है, कौन दंत से है, कौन दंतोष्ठ्य है, ठीक है। अब बात करेंगे अघोष और सघोष की। देखिए, अघोष क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो होता है आपका अघोष, ठीक। क्या समझे? देखिए, स्वर यंत्री क्या होता है? हर जितने भी लोग हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, हर बंदे की आवाज़ अलग है। पता वो आवाज़ क्यों अलग है? क्योंकि जो हमारा गले कंठ में जो आवाज़ है वो वहाँ कंपन होता है, और हर किसी का कंपन होता है अलग। इसलिए इस चीज़ को कहते हैं हिंदी में तारत्व। ये फिजिक्स में आता है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें पता होगा। जो तारत्व होता है सबका अलग अलग होता है, इसलिए सबकी अलग अलग आवाज़ होती है। कोई भी दो बंदों की आवाज़ बड़ी मुश्किल से, वो तो आदमी उसे ऊपर नीचे करके मिमिक्री टाइप कर लेता है, बाकी हर किसी की आवाज़ अलग ही अलग होती है, ठीक है। तो उसका कारण होता है तारत्व। तो अघोष क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, मतलब जो आपका गला है, कंठ है, ठीक है, वहाँ जो है कंपन अगर नहीं हो रहा है तो वो चीज़ अघोष कहलाएगी। अब इन्होंने बता रखा है कि भाई हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो आपका अघोष होता है। अब इससे आप क्या समझे हर वर्ग का? तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 5 वर्ग होते हैं, एक का वर्ग, एक चा वर्ग, एक टा वर्ग और एक ता वर्ग,
और एक पा वर्ग। इन पांचों वर्ग में ना, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं क्रमशः। तो जैसे का वर्ग में का खा गा गा गड्ढा, चा छा जा जा झा, टा ठा डा डा ढा, ता था दा दा ना, पा फा बा भा मा। तो हर वर्ग में जो है ना 5 अक्षर होते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखा था। तो अब ये कह रहा है कि भाई हर वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन है वो आपका अघोष होगा, बाकी जो है सघोष। अब सघोष मैं बता देता हूँ कि सघोष क्या है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण करते टाइम स्वर तंत्रियों यानी कंठ में जो है कंपन अगर हो रहा है तो वो चीज़ सघोष कहलाएगी या घोष कहलाएगी। ठीक है, सघोष या घोष कुछ भी कह लो। तो हर वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है वो आपका होता है सघोष। सघोष कह लो या घोष कह लो। तो ये देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो अघोष मैंने आपको क्या कहा, अघोष जो देखो जैसे ये का वर्ग है, इनके पहले और दूसरे वर्ग मैंने बताया वो चीज़ अघोष होती है। बाकी देखो पहला और दूसरे में अघोष अघोष है, पहला और दूसरा वर्ग जो अक्षर है वर्ण है वो आपका अघोष है, और फिर तीसरा चौथा पांचवा क्या है वो आपका सघोष है, सघोष है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है, ढंग से पढ़ो एक बार में। ठीक है, ये तुमने जो ये ऊपर ऊपर से पढ़ने का वो कर रखा है ना, एक बार में पढ़ो ढंग से भाई। अब बात आती है अल्प प्राण और महाप्राण की। तो क्या चीज़ हुआ, या तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई उच्चारण स्थान से कि भाई क्या क्या पूछेगा वो, कि ये कंठ से है, तालव्य से है, मूर्धन्य से है, ठीक है, दंतोष्ट्य है, ओष्ठ से जो है, या तो उच्चारण स्थान पूछेगा। और ये भी पूछेगा भाई अघोष है या सघोष है। ठीक है, तो अघोष और सघोष मैंने बता दिया। अब एक चीज़ और वो पूछता है अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, तो अघोष, अघोष मैंने आपको क्या बताया कि भाई स्वर तंत्रियों में उच्चारण करते टाइम अगर कंपन ना हो तो उन्हें अघोष कहेंगे। और पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो आपका अघोष होता है। बाकी के तीन जो बचे, तीसरा चौथा और पांचवा, क्योंकि हर वर्ग में होते हैं 5 अक्षर। ठीक है, तो बाकी तीसरा चौथा पांचवा ऑटोमेटिक आपके सघोष हो जाएंगे। सघोष यानी वो चीज़ जो गले में स्वर यंत्री में अगर कंपन हो रहा है, तो मतलब उच्चारण करते टाइम अगर कंपन हो रहा तो उसे सघोष या घोष कहेंगे। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। देखिए आजकल हिंदी में जो है ना परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो मुंह के बल गिर के आओगे। ठीक है, ना जाने कितने फिर रहे ऐसे पढ़ने वाले ऊपर ऊपर से। ठीक, महाप्राण की बात करें और अल्प प्राण की बात करें तो बताता हूँ महाप्राण की बात। भाई जिन वर्णों के उच्चारण करने में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है, मतलब जो आपके मुंह से हवा ज़्यादा बाहर निकल रही है ना उच्चारण करते टाइम, तो वो चीज़ होती है आपकी महाप्राण। और अल्प प्राण होती है उच्चारण में मुख से कम हवा निकले तो वो होती है आपकी अल्प प्राण। ठीक, तो अब क्योंकि आपको परिभाषा से रिलेटेड एकदम से पूछ लेगा कि भाई जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से ज़्यादा बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए महाप्राण, ऑप्शन बी अल्प प्राण, ऑप्शन सी सघोष और ऑप्शन डी अघोष। इस तरीके से दे देगा। ठीक है, तो इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो महाप्राण जो होता है ना, तो दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो आपका महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा। अघोष और सघोष में क्या चीज़ थी भाई, पहला और दूसरा अघोष हर वर्ग का अक्षर, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब महाप्राण क्या है, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण में, अब बचे कौन कौन से, पहला तीसरा और पांचवा वो आपका अल्प प्राण में। देखो ये वाला जो ये चीज़ बनाई थी ना, ये इसलिए ही बनाई थी। तो इसे इसे किस तरीके से लिस्ट को याद करा जाता है, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण नासिक। अगर आप ये लिख दोगे तो आपको पता हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो महाप्राण होता है वो दूसरा और चौथा होता है। तो आप देखोगे ये महाप्राण दूसरा और चौथा है नहीं है, तो ये खा और घा, ये छा और झा, ये ठा और ढा, यानी दूसरा और चौथा जो था और धा, ये क्या होंगे, ये होंगे महाप्राण। और बाकी पहला तीसरा और पांचवा अक्षर जो होगा ये सारे चा जा झा, ये ज्ञा टा, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा ये जो होंगे ये आपके अल्प प्राण होंगे। ठीक है, तो इससे हमें
समझ में आ जाती है। अगर आपको काखा गागा याद नहीं है तो तमीज़ से उसे याद कर लो, यानी ये वाला जो लिस्ट है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब वो यहीं से ऐसी कुछ पूछ लेगा कि गा दे देगा आपको, वो पूछेगा इसका उच्चारण की स्थान क्या है, कंठ है। फिर वो गा में ये भी पूछ सकता है कि भाई गा कैसी कैसी ध्वनि है। तो आपको अगर पता होगा तो आप अल्प प्राण भी बता सकते हो, सगोश का भी बता सकते हो। तो यो लिस्ट से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा कन्फर्म। ठीक है। कुछ भी मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यो चैप्टर पढ़ाते ही ना लोग बाग, जबकि यो जो चैप्टर है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई साहब। 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, 3 भी आ सकते हैं। ठीक है। तो व्यंजनों का ये वर्गीकरण हुआ साहब। ठीक। अब ये सारे के सारे व्यंजन थे, क्योंकि व्यंजन होते हैं का खा गा गा, ये जितने भी हैं ये व्यंजन हैं। अब बात आती है स्वर की। स्वर होते हैं आ ई ऊ, ये सारे के सारे जो हम मात्राएं वगैरह लगाते हैं ये सारे के सारे स्वर हैं। और स्वर की परिभाषा क्या होती है भाई? स्वर की परिभाषा वो होती है, मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें हम जो है बिना किसी की सहायता के बोल ले जा सकते हैं, मतलब कोई और दूसरे अक्षर की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आ है, सिंपल, कौन सा हम ले रहे हैं। लेकिन जब आप का बोल लोगे, मैं आपसे कहूँ कि कै बोल लो, तो आप बोलोगे कौ, या कै बोल लो, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, तो आपने का बोला। तो इसमें आप नहीं देख रहे कि आ तो छुपा हुआ है, आप खा बोल लो। लास्ट में ध्वनि किसकी आ रही है? आ की आ रही ना, तो खा बोल लिया तो आ छुपा हुआ है। तो अगर किसी में सहायता लेनी पड़ रही है स्वरों की, तो वो चीज़ होती है आपकी व्यंजन। और आप स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हो, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, तो वो आपका स्वर। ठीक है। अब ऐसे ही स्वर के जो है उच्चारण स्थान होते हैं। तो वो देखो मैंने ये लिख दिया, जो कंठ है, कंठ से बोला जाता है आ और आ। तालु से बोला जाता है ई और बड़ी ई। मूर्धा होता है री, ये तो बहुत बार आता है मूर्धा, री। और ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ से क्या बोला जाता है? ऊ और ऊ। आप बोल के देख लो, बिना होठ का प्रयोग करे हुए ऊ और बड़ा ऊ बोल के देख लो चाहे। ठीक है। कंठ तालु, कंठ तालु में होता है ए और ए। ठीक है। तो कंठ तालु का मतलब क्या है? इसमें कंठ और तालु यानी तालव्य दोनों का ही जो है, दोनों की सहायता ली जा रही है, तो इसे कंठ तालु कहा गया। ठीक है। ये बहुत आता है। कंठ ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य यानी इसमें कंठ का प्रयोग करा जा रहा है, और ओष्ठ का मतलब होता है होठ। ठीक है। तो कंठ और होठ के प्रयोग से करा जा रहा है आपका ओ और औ। ठीक है। ओ और औ। चलो ये चीज़ हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जीवा की ऊंचाई के आधार पर भी वर्णन होता है, मतलब वर्गीकृत किया गया है जीवा की ऊंचाई के आधार पर भी स्वरों को। और किस तरीके से? मतलब जीवा की ऊंचाई के आधार पर, जीवा की ऊंचाई के आधार पर मतलब सेंस ये लगाओ कि जीवा कितनी हाइट पर उठ रही है, ज़्यादा उठ रही है, कम उठ रही है। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इसमें इन्होंने 4 भागों में बांट दिया: विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। ठीक है। तो आप इन्हें चुपचाप याद कर लो। विव्रत में आ है, और विव्रत ही लिखा हुआ आएगा, इसे और कुछ नहीं कहते हैं, आ। और अर्धविव्रत में ए और औ, अर्धसंवृत में ए और ओ। ठीक है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि ए और औ अर्धसंवृत हो गया, अर्धविव्रत हो गया ए और औ। अगर दोनों में एक मात्रा ऐड कर दोगे तो संवृत हो गया ई ऊ। ठीक, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है शुरुआत में। अब तुम नए नए लोग हो यार, ठीक है, तुमने पहले पढ़ नहीं रखा तो मेहनत तो माननी पड़ेगी ना। अगर तुम्हें उन जो बंदे 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हें बीट करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नए व्यक्ति का यही तो एक नुकसान है, उसे अपना बेस मजबूत करने में ही 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है। तो अब यो है जीवा की उत्पादित भाग के आधार पर, मतलब कौन सा भाग जो है प्रयोग करा जा रहा हो उस भाग के आधार पे भी। तो इसमें अग्र स्वर हो गया, केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर को मध्य स्वर भी कह लो, या पश्च स्वर, 3 भागों में बांट दिया। तो कई बार ये पूछते हैं कि मध्य स्वर कौन सा होता है, तो मध्य स्वर होता है सिंपल आ। ठीक है। और पश्च स्वर होता है बड़ा आ, ऊ आ औ। और अग्र स्वर होते हैं ई ए। मतलब पता क्या है अग्र स्वर का मतलब? इसमें जीभ का अगला हिस्सा काम कर रहा है। और केंद्रीय और ये मध्य स्वर का यानी इसमें जीभ का मिडिल भाग जो है काम कर रहा है, और पश्च स्वर का मतलब जीभ का पिछला हिस्सा काम कर रहा है। ठीक। अब ओष्ठों की स्थिति, ओष्ठों मतलब होठ की स्थिति के आधार पर भी जो है स्वरों का वर्गीकरण करा। मतलब
खुल रहे हैं, कितने खुल रहे हैं, कितने बंद हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ है। प्रसृत यानी सहज या अवर्तुल, वर्तुल और अर्धवर्तुल। ठीक है, तो अर्धवर्तुल में आ, ये सारी चीज़ है। तो ये अपने आप हिसाब से नोट कर लेना और इसे याद कर लेना। ठीक। और अब ये है जीवा पेशियों के तनाव के आधार पर। तनाव मतलब जीभ में कितना जो है खिंचाव आ रहा है मांसपेशियों में, उस हिसाब से भी जो है आपके स्वरों का वर्गीकृत किया गया है। जैसे शिथिल, शिथिल का मतलब होता है लचीला, तो लचीले में आ ई ऊ, और कठोर में बस ये बड़े बना दो, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। मात्रा के आधार पर देखो, मात्रा के आधार पर हिरस्व, हिरस्व मतलब क्या चीज़ है, हिरस्व का मतलब होता है जिसमें कम मात्रा हो, जैसे आ ई उ ए ओ एकक मात्रा है। दीर्घ में क्या है, डबल मात्रा हो गई इन्हीं चीज़ की। तो ये सारा आपका मात्रा के आधार पर हो गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को रोज़ घोटते रहो, इसका मैं प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा। यहाँ से जो है कम से कम नहीं तो 2 नंबर का, भाई 20 नंबर की अगर हिंदी आ रही है और 2 नंबर का इस चैप्टर से आ रहा है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। क्योंकि एक नंबर का जो है, एक नंबर की वैल्यू होती है कंपटीशन के क्षेत्र में। ठीक है, आप ऐसा ऐसे थोड़ी दे देगी यार, ऐसा गवर्नमेंट तुम्हें 40,000 रुपये थोड़ी दे देगी। ठीक है, ऐसा तो ना जाने कितने लोग पढ़ रहे हैं। जो सबसे बेहतर होगा चीज़ मिलेगी उसे। ठीक है, चलो धन्यवाद।